नाज़रीन आदाब, मैं हूं दानिश मंजूर और आप देख रहे हैं जेके चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से प्रोग्राम फाइनल रिपोर्ट। और आज की फाइनल रिपोर्ट में खास सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। हाँ, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की होगी आज बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों में आज हुए पेदर पे बम धमाके, अदालतों को बनाया गया निशाना। इस खबर पे मजीद तफसील आप देखेंगे आज की फाइनल रिपोर्ट में। आगे इसके बाद हम करेंगे खुलासा हेरिटेज महकमे के हवाले से, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स के हवाले से कि आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रखने वाले उन कुछ चीजों को प्रिजर्व करने का जो काम इस महकमे के पास है, किस तरह से ये महकमा उसमें कामयाब अभी तक हुआ है। और अगर ये बात करते हैं कि महकमा अभी तक नाकाम ही रहा है, तो खैर इस पूरे मामले में मजीद हम आपको जानकारी देंगे आज की फाइनल रिपोर्ट में। आगे और आखिर में चलने से पहले होगी बात की अब निकलेगी स्कूलों से फौज बाहर, कहा पुलिस के सरबराह कुलदीप हुड्डा ने। ये सब खबरें और इन सब खबरों के पीछे की छुपी हुई खबरें, ये सब और भी बहुत कुछ, और इस सब के लिए आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रोग्राम फाइनल रिपोर्ट दानिश मंजूर के साथ। नाज़रीन, अब बात करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों में आज हुए पेदर पे बम धमाके और कुल मिला के 9 बम धमाके हुए आज उत्तर प्रदेश में। 3 बड़े शहर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, फैजाबाद और उसके साथ साथ लखनऊ, और इन सभी जगहों पे जहां पर धमाके हुए जगह थी अदालत, यानी अदालतों को आज टारगेट किया गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आज गूंजी अदालतें धमाकों की आवाज से और लोगों की चीखों पुकार से। इन धमाकों में तकरीबन 20 से ज्यादा अफराद जो हैं अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। अभी तक हमारे लखनऊ में जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं उनके मुताबिक तकरीबन 20 से ज्यादा अफराद जो है टोटल कुल मिला के इन तीनों जगहों पे जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं, अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। और तकरीबन 40 से ज्यादा अफराद जो है वो इस पूरे वाकये में जख्मी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हुए आज पेदर पे 3 जगहों पे 3 अदालतों में और 3 बड़े शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट, यानी सीरियल बम ब्लास्ट का एक बार फिर से हुई शुरुआत, और शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा वाकया पेश कैसे आया। सबसे पहले एक ईमेल मिला था एक न्यूज चैनल को, जिस तकरीबन आज दिन में 1:18 पे एक ईमेल मौसूल हुआ और ईमेल में यह लिखा गया था कि मिलिटेंट अटैक्स होने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और हुआ यही कि ठीक 5 मिनट के बाद हुए ये पेदर पे बम धमाके। आपको इस समय हम दिखा रहे हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं वो फुटेज उस इलाकों की, यानी उन 3 शहरों की फुटेज इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पे आप सब लोग देख रहे हैं। फैजाबाद की कोर्ट में हुए धमाके, लखनऊ की कोर्ट में और वाराणसी की कोर्ट में जो धमाके हुए, इन सब अदालतों में जो धमाके हुए हैं, उनके बाद फौरन बाद वहां का मंजर क्या था इस समय आप सब लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको बता दें कि फैजाबाद की कोर्ट में हुए 4 धमाके, यानी पेदर पे एक के बाद एक 4 धमाकों से गूंजी फैजाबाद की कोर्ट। उसके बाद में लखनऊ की सिविल कोर्ट में हुए 3 धमाके, लेकिन एक खुशकिस्मती की बात इन धमाकों में यह रही कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ, कोई भी जख्मी नहीं हुआ लखनऊ के बम धमाकों में। और तकरीबन अगर देखा जाए तो उसके बाद से ही लखनऊ में जो ही बम धमाके हुए, उसके बाद लखनऊ में एक और बम ढूंढा गया, एक साइकिल में ये बम ढूंढा गया, यानी कि ब्राउन कलर के बैग में इस बम को ढूंढा गया लखनऊ की सिविल कोर्ट के बाहर। और वाराणसी की जहां तक बात करें, वाराणसी की स्पेशल कोर्ट में आज जहां पर मुख्तार अंसारी की आज पेशी भी होने वाली थी, वहां पर 3 धमाके हुए पेदर पे, और स्पेशल कोर्ट जो वहां की थी वहां पर धमाके हुए। इसमें भी काफी सारे लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना बैठा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो धमाके हैं ये किस तरह से हुए और इसके लिए मोडस ऑपरेंडी यानी कि किस तरह का लाहे अमल अपनाया गया। इन पूरे 3 धमाकों को अच्छे से देखने के बाद जो बात सामने आई वो यही थी कि तीनों धमाकों में इस्तेमाल की गई साइकिल्स, जी हाँ,
काले रंग से पेंट की गई कुछ साइकिल्स को इन पूरे धमाकों में इस्तेमाल किया गया। इन साइकिलों पे लदे हुए थे कुछ बैग, काले रंग की कैनवस के बने हुए कुछ बैग इन पे लगे हुए थे, जिनके अंदर देसी साख के बम इस्तेमाल किए गए थे। बम के बारे में हम आपको मजीद जानकारी देंगे प्रोग्राम में आगे, लेकिन सबसे पहले इन साइकिलों में जो धमाके रखे गए थे, इन्हें कोर्ट के जो प्रेमिसेस है, कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर पहुंचाया गया। उसके बाद में आज दिन में तकरीबन 1:23 पर, यानी ठीक 5 मिनट के बाद 1:18 को जो ईमेल मौसूल हुआ था एक न्यूज चैनल को, उन्हें ईमेल मौसूल हुआ था, उसके ठीक 5 मिनट के बाद जैसा कि ईमेल में बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई हुई। ये दहशतगर्दाना कार्रवाई जिसमें जो है तकरीबन 20 से ज्यादा अफराद को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। यानी उत्तर प्रदेश आज गूंजा बम धमाकों से। दिन भर उत्तर प्रदेश की अदालतों में दिन भर सुनाई दी चीखो पुकार लोगों की, जख्मी लोगों की और उन लोगों की जो जिनकी जान गले में अटकी हुई थी। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो ये ईमेल मौसूल हुआ था, एक खास आपको हम बता दें वजह की। सबसे पहले ईमेल से पहले हम बात करते हैं इन बमों की कि ये सारे बम जो हैं अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज को अभी तक इनपुट्स मिले हैं और जो अभी तक जो प्रेमा फेसी है जिसके मुताबिक जो पहली इन्वेस्टिगेशन हुई है उनके मुताबिक इन सभी जो बारूद इस्तेमाल किया गया है, बारूदी मवाद इस्तेमाल किया, ये सब देसी साख के बारूद बनाए गए थे। और इसमें साइकिल के जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं या छर्रे जिन्हें हम कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया और साथ साथ आरडीएक्स का इस्तेमाल भी रूल आउट फिलहाल नहीं किया जा रहा है। यानी साइकिल के छर्रों का इस्तेमाल, लोकल लेवल पर बनाए गए ये बम, यानी कि इससे पहले भी जो बम धमाके हुए थे हैदराबाद में, अगर उन पे हम नजर दौड़ाएं तो हैदराबाद बम ब्लास्ट में भी कुछ इसी किस्म का जो है बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया था, यानी देसी साख के बम इस्तेमाल किए गए थे। और इस समय आपको हम लगातार दिखा रहे हैं ये जो बम ब्लास्ट हुए हैं उन सभी साइट्स पे क्या सूरत हाल बनी हुई थी, किस तरह से वहां पे लोग तड़प रहे थे, किस हद तक नुकसान वहां पे हुआ था। आप इस टाइम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे वो सब कुछ देख रहे हैं। इसके अलावा आज जेके न्यूज ने जब बात करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के जो एसएसपी हैं एसटीएफ के अमिताभ यश से जब हमने बात करने की कोशिश की, तो अमिताभ यश ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें यही बताया कि अभी तक, ये आज शाम को 4 बजे की बात हम आपको बता रहे हैं कि जब हमने उनसे राब्ता कायम किया, अमिताभ यश जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं और एसएसपी हैं एसटीएफ के उत्तर प्रदेश में, तो उनके मुताबिक यही था कि फिलहाल वो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए थे 4 बजे तक, क्योंकि वहां पर इनफैक्ट 5 बजे तक भी कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर्ली इनिशिएट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहां पे लोगों का काफी ज्यादा जमावड़ा था और इसके अलावा उनके लिए वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना और वहां से सैंपल्स कलेक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था। अभी तक तो उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं की है, एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश की है उन्होंने। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो ही ये बम धमाके पेश आए उसके बाद ही जो वाराणसी और यूपी के वकला हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया पुलिस के खिलाफ। इनफैक्ट हाथापाई भी हुई वहां के जो वकला हैं उनमें और पुलिस में कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है उसका खास ख्याल नहीं रखा गया था, सिक्योरिटी लैप्स बताया जाता है। वकीलों ने यह इल्जाम लगाया कि ये सारा जो है मामला ये सिक्योरिटी लैप्स है। ईमेल का हमने आपको बता दिया, अब ईमेल के बारे में हम आपको मजीद जानकारी दे दें। एक ब्रेकिंग खबर है, ये ईमेल मौसूल हुआ था एक न्यूज चैनल को। ईमेल आईडी था guru_alhindi@yahoo.fr। जी हाँ, guru_alhindi@yahoo.fr, यानी fr जो याहू के एंड में ये .fr लगाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस ईमेल का ओरिजिन जो था वो फ्रांस से ये ईमेल मौसूल हुआ था और अल हिंदी guru_alhindi ईमेल आईडी है @yahoo.fr, जिससे ये ईमेल मौसूल हुआ, जिस पर लिखा गया था कि मिलिटेंट अटैक सब्जेक्ट में लिखा गया था। उसमें ये लिखा गया था कि आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा जबरदस्त हमले हो सकते हैं मुल्क भर में और इसके लिए तैयार रहना होगा। और उसमें यह भी लिखा गया था कि ठीक 5 मिनट के बाद धमाके शुरू होंगे उत्तर प्रदेश में। और ठीक हुआ वैसा ही, उत्तर प्रदेश की अदालतें गूंजी ठीक 5 मिनट के बाद, यानी 1:28 के बाद से ही गूंजना शुरू हुई उत्तर प्रदेश की सभी अदालतें इन बम धमाकों से। और जो तंजीम जिसने इन सब बम धमाकों की जो फिलहाल जिम्मेदारी कबूल की है, इंडिया मुजाहिदीन नामी ये तंजीम है। यानी अभी तक इस तंजीम का नाम सामने नहीं आया है, शायद पहली ही बार ऐसा होगा कि इंडिया मुजाहिदीन नामी इस तंजीम ने ये सामने आई है। ईमेल के जरिए उन्होंने इस पूरे वाकये की जो है तस्दीक की है कि इन्होंने ही ये बम धमाके करवाए हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि इंडिया मुजाहिदीन नाम की जो ये तंजीम है, इसके सारे मेंबर बताया जाता है इस ईमेल के मुताबिक, सारे के सारे जो इसके मेंबर्स है इस तंजीम के, वो हिंदुस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, भारत से ही ताल्लुक रखते हैं, यानी बाहर का इसमें कोई भी शख्स नहीं है इस ईमेल के मुताबिक, ये जो हम आपको बता रहे हैं। और ईमेल भी समय आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, ईमेल का टेक्स्ट आप देख सकते होंगे।
और तकरीबन 2 साल पहले हुए दिवाली के मौके पर धमाके, इसके अलावा वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पर धमाके हुए थे, उन धमाकों की भी इसी गुट ने जिम्मेदारी कबूल की और कहा कि वो धमाके भी हमने ही करवाए थे और सभी मेंबर इस गुट के इंडिया मुजाहिदीन ग्रुप के जो हैं वो उनका ताल्लुक भारत से बताया जाता है, हिंदुस्तान से ही बताया जाता है। और इसके अलावा आपको हम एक और सनसनीखेज खबर बता दें इसी के साथ साथ कि क्यों बनाई गई उत्तर प्रदेश की अदालतें ही इस पूरे मामले का टारगेट क्यों हुए। उत्तर प्रदेश की मुख्तलिफ जो जिले हैं, जो मुख्तलिफ शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहीं पर क्यों बनाई गई अदालतें ही इस पूरी मामले का शिकार अदालतों को ही क्यों बनाया गया, आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री प्रकाश जायसवाल ने क्या कहा इन धमाकों के फौरन बाद। समय पर 3 शहरों में हमले हों, बम ब्लास्ट हों, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये साजिश सुनियोजित है। किस संगठन ने किया है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मोटिव भी साफ हो सकता है। मोटिव केवल इतना हो सकता है कि हमारे देश की कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए, लोगों में भय और आतंक का माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। मेरा उत्तर प्रदेश और देश की जनता से यही अपील है कि इस तरीके की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब केवल इसी तरह से दिया जा सकता है कि साजिश करने वाले जो भी साजिश कर रहे हों, देश की जनता को पूरी तरीके से संगठित और एकता के सूत्र में बंधे रहने की आवश्यकता है। यही उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है। वहीं वाराणसी में हुए तो ये आपने अभी देखा कि क्या कहा श्री प्रकाश जायसवाल ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ने इस पूरे मामले के बारे में। उन्होंने कहा कि कम्युनल हार्मनी को जो है डिस्टर्ब करने की उन्होंने ये बात कही। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स पे अब और ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही ये बता सकते हैं कि ये पूरा मामला में इसमें जिम्मेदार कौन लोग हैं और किन की ओर से कौन सी तंजीम इसमें जिम्मेदार है। लेकिन फिलहाल जो है जो खबर मिल रही है उसमें लश्कर और जैश मोहम्मद की ही बात जो है वो सरकारी हलकों में काफी ज्यादा तौर पे सामने आ रही है। लेकिन ईमेल का अगर हम बात करें, ईमेल की अगर हम बात करें तो इंडिया मुजाहिदीन नामी तंजीम जो है उसने इस पूरे वारदात की जो है जिम्मेदारी कबूल की है। अब हम आपको बताते हैं, करते हैं एक और सनसनीखेज खुलासा कि किस तरह से खाली लखनऊ की कोर्ट्स को ही क्यों बनाया गया इस पूरे मामले में, क्यों टारगेट किया गया लखनऊ की अदालतों को, और माफ कीजिएगा यूपी की पूरी अदालतें जो हैं, जो 3 बड़े शहर यूपी के फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की अदालतों को ही क्यों बनाया गया इन बम धमाकों का शिकार। आपको शायद याद ही होगा कि कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी पे जो उनकी अबडक्शन की बात हुई थी, उनको किडनैप करने की साजिश के जुर्म में 3 अशखास को गिरफ्तार किया गया था। इस ईमेल में उन 3 अशखास के बारे में भी जिक्र किया गया है कि वो तीनों बेगुनाह है और उनको फंसाया गया है इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले में फ्रेम किया गया उन 3 लोगों को। ये इस ईमेल का टेक्स्ट जो है इसमें यह भी लिखा गया। उसके अलावा यह भी उसमें कहा गया है कि जो गुस्सा इन लोगों के अंदर था, इन तंजीम के जो लोग थे उनके दिलों में जो गुस्सा था वो वकीलों के तय था, क्योंकि वकीलों ने उन 3 लोगों के लिए जो है केस लड़ने से भी साफ तौर पे इनकार कर दिया था। यानी इस पे जो अटैक इस बार का था ये वकीलों पे था, अदालतों पे था। इस बार का अटैक जो उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी जो राहुल गांधी का मामला था उसमें जो 3 अशखास इनको गिरफ्तार किया गया था, उनके मुताबिक पहली बात तो वो बेगुनाह थे, दूसरी बात कि उनका केस किसने समाप्त, उनके केस लड़ने के लिए कोई भी वकील जो है वो सामने नहीं आया है। तो इस मामले में भी उन्होंने ये कहा कि शायद इसलिए उन्होंने, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि शायद तभी लखनऊ की अदालतों पे, वाराणसी की अदालत पे और इसके अलावा फैजाबाद की अदालत पर ही हमले हुए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बॉम्ब्स के बारे में। हमने आपको बताया कि देसी साख के सारे बॉम्ब जो थे, और मायावती जो वहां की चीफ मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती ने एसटीएफ को हाई अलर्ट पे डाल दिया। और मायावती ने सहाफियों से बात करते हुए आज क्या कहा, आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले कि आज क्या कहा मायावती ने इन बम धमाकों के फौरन बाद सहाफियों से वहां पर बात करते हुए। विस्फोट हुए बम बरामद हुआ है जिसमें टाइमर लगा है और इसकी जांच की जा रही है। कोई पूर्व सूचना नहीं प्राप्त हुई थी और ना ही कोई सावधानी बरतने का निर्देश प्राप्त हुआ था। ये केंद्रीय सरकार की खुफिया तंत्र की पूर्ण विफलता का सबूत है।
हम राज्य के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि इस घड़ी में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने में सरकार को सहयोग करें। और उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती ने क्या कहा आपने देखा, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने साफ तौर पे इंटेलिजेंस ब्यूरो पे इल्जाम लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बार फेल हो चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से कोई भी खास तौर पे इनपुट्स नहीं दिए गए, यूपी सरकार को, यूपी पुलिस को कोई भी इनपुट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से नहीं मिले और इंटेलिजेंस ब्यूरो का इन्होंने फेलियर बताया है, एक इंटेलिजेंस फेलियर। साफ तौर पर उन्होंने कड़े अल्फाज में कहा कि आज के बम धमाकों का कारण इंटेलिजेंस का फेलियर हो सकता है। इसके अलावा इस बारे में मजीद हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में आगे। साथ साथ उन्होंने जितने भी अफराद इस पूरे इन बम धमाकों में जो जान भाग हो चुके हैं उनके बारे में मायावती ने ये कहा कि उनके हक में 2-2 लाख रुपए फीकस का जो है एक्सग्रेशिया उन्होंने इसका ऐलान किया, रिलीफ का उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा जो जख्मी लोग हो चुके हैं, घायल लोग हो चुके हैं, उनके हक में 50-50 हजार रुपए फीकस का मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ को उत्तर प्रदेश में काफी हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक बार फिर से इंडिया मुजाहिदीन नामी इस तंजीम का, जिसके ये दावा है कि सारे मेंबर इसके जो हैं वो भारत से ताल्लुक रखते हैं, इंडियन सारे मेंबर इसके हैं। और बताया ये भी जाता है कि ये तंजीम काफी वेल आर्म्ड हो सकती है, यानी इनके पास में अच्छे खासे हथियार है। इसके अलावा काफी अच्छी ट्रेनिंग भी इन लोगों ने हासिल की है, ये बताया था। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से इस बारे में अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है, चुप्पी साधी हुई है आईबी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पे कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे मामले में देखने वाली ये है, आखिर में हम आपको बताएंगे कि एक्शनेबल इंफॉर्मेशन बहुत सारी मौजूद थी, ईमेल भी मौसूल हुए थे कुछ टीवी चैनल्स को 5 मिनट पहले। उसके बाद भी इससे पहले भी काफी सारी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज है उनके मुताबिक यही कि एक्शनेबल इंफॉर्मेशन काफी सारी मौजूद थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में, लेकिन फिर भी इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा सकी और प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं किया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस को या उत्तर प्रदेश की जो बाकी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां की है, उन्हें इस बारे में प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं किया गया। खासकर मायावती ने भी यही इल्जाम लगाया इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। तो खैर आपने अभी देखी हमारी ये खास पेशकश आज जो उत्तर प्रदेश में पेश आए 3 जगहों पे 3 अदालतों में पेदर पे बम धमाकों के मामले में। फाइनल रिपोर्ट में अभी बहुत कुछ और भी बाकी है, आप बने रहिए हमारे साथ। और स्कूलों से अब निकलेगी जल्द फौज बाहर। जी हाँ, कहा आज रियासती पुलिस के सरबराह कुलदीप हुड्डा ने अनंतनाग में। इस पूरे मामले की मजीद जानकारी हम आपको दे दें कि आज रियासती पुलिस के सरबराह कुलदीप हुड्डा पहुंचे खन्नाबल अनंतनाग, जहां पर जाके उन्होंने सबसे पहले पुलिस मेस का इफ्तिताह किया। उसके फौरन बाद डाक बंगलों में जाके उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए इस बात का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि अब जल्द निकलेगी स्कूलों से फौज बाहर। इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इससे पुलिस की कारकर्दगी पे कोई असर पड़ेगा, क्या पुलिस पे ओवरलोड नहीं हो सकता इस पूरे मामले के बाद, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि रियासती पुलिस किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। और मजीद क्या कहा कुलदीप हुड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट होती है वो बड़ी डायनेमिक होती है और ये टाइम टू टाइम देखा जाता है कि कहाँ पे फोर्स कौन सी रखनी है, कितनी रखनी है, हालात के मुताबिक। उस बारे में हमारी कोर ग्रुप में मीटिंग होती है, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग होती है। कल भी हमारी सुबह कोर ग्रुप मीटिंग हुई थी। ये चीज़ें कंटिन्यूअस है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं होता किस टाइम क्या करना है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड situation regarding crime, regarding terrorism and others. हम टाइम टू टाइम अपना डिप्लॉयमेंट और अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करते हैं। उसमें हर पीरियडिक टाइम पे उसमें डिस्कशन होता है, टीचर होता है। जहाँ तक पॉलिटिकल वर्कर्स का सवाल है उसमें थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है वो फैसला लेती है टाइम टू टाइम, कहाँ पे कितना थ्रेट है, किसको कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है।
और वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि इस साल जो टोटल पॉलिटिकल वर्कर्स चाहे डायरेक्टली कनेक्टेड थे पॉलिटिक्स के साथ या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है पॉलिटिक्स के साथ, जो भी वजह हो उनको किलिंग की, लेकिन अगर वो किसी वजह से किसी पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड थे, इस साल अब तक 9 ऐसे केसेस हुए हैं पूरे कश्मीर में, और पिछले साल इसी पीरियड में 16 थे। तो ये एक परसेप्शन बनता है जब किसी की ऐसी कोई वाक़ा होता है, उसमें परसेप्शन बनता है, लेकिन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आ रही है सिचुएशन। सर, एक आखिरी सवाल, कोई खास बात जो ज़िला अनंतनाग के लोगों तक आप पहुँचाना चाहते हैं? यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ताउन दिया है, और मैं आज भी एसएसपी साहब से डिटेल में बात कर रहा था सुबह। यहाँ मिलिटेंसी इंसिडेंट्स में बहुत कमी आई है, मिलिटेंट्स प्रेजेंस में भी बहुत कमी आई है। हम चाहते हैं कि आवाम इसी तरह से हमारा साथ दे, ताउन दे, ताकि यहाँ पे मिलिटेंसी फ्री एटमॉस्फेयर हो जाए और लोग अपने कामकाज में डेवलपमेंट पे लग जाए, यहाँ के बच्चे अच्छे शहरी बन जाए, आला तालीम हासिल कर सकें और ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाए जिससे यहाँ पे हालात हो। थैंक यू सर। और स्कूलों से निकलेगी अब फौज बाहर। जी हाँ, कहा रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल कुलदीप हुड्डा ने। उन्होंने आज अनंतनाग के माफ कीजिएगा खन्नाबल के डाक बंगले में उन्होंने आज इन बातों का इजहार किया सहाफियों से बात करते हुए। उससे पहले रियासती पुलिस के सरबराह ने एक पुलिस मेस का भी खन्नाबल अनंतनाग में इफ्तिताह किया, जिसके फौरन बाद उन्होंने सहाफियों से हम कलाम होने के बाद इस बात का इजहार किया, ये बात कही, इस बात का इंकशाफ किया कि अब स्कूलों से निकलेगी फौज जल्द बाहर। जी हाँ, ये भी आज के दिन की एक बड़ी खबर है। इसके बाद जब सहाफियों ने उनसे ये पूछने की कोशिश की कि क्या इससे रियासती पुलिस पे दबाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो उसके जवाब में कुलदीप हुड्डा ने ये कहा कि इससे रियासती पुलिस पे कोई असर नहीं पड़ेगा और उनकी कारकर्दगी पर भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि रियासती पुलिस इन सभी सूरत हालों से निपटने के लिए तैयार है। मज़ीद जानकारी के लिए चलते हैं सीधे इस समय हमारे साथ में अनंतनाग से फोन लाइन पर मौजूद हैं फिदा हुसैन। फिदा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज रियासती पुलिस के सरबराह जो हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस गोपाल शर्मा, आज उन्होंने एक ऑफिसर्स मेस का वहां पे इफ्ताह किया खन्नाबल अनंतनाग में। इसके अलावा वहां पर उन्होंने 2 अहम बातें जो है वो कही हैं। सबसे पहली अहम बात जो वहां पर उन्होंने कही है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों से फौज को जल्द बाहर निकाला जाएगा। किस हद तक ये बात सही है और उन्होंने क्या कुछ मजीद कहा आज वहां पर? जी दानिश, जैसे कि आपने कहा कि आज डीजीपी ने यहाँ अनंतनाग का दौरा किया, बिल्कुल सही है। और उन्होंने आज डाक बंगलो खन्नाबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। पहले तो उन्होंने यहाँ की मेस का पहले इनॉग्रेशन किया, बाद में सहाफियों से बात करते हुए कुलदीप हुड्डा ने कहा कि अगर यहाँ पे जो फौज की कमी होगी वो तो जरूर होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस हर उस जग के लिए तैयार है। अगर कुछ भी होगा जम्मू कश्मीर पुलिस तैयार है। जी दानिश। फिदा, इसके अलावा अगर ये बात की गई, जनरली बात की, तो उन्होंने क्या स्पेसिफिकली किसी खास इलाके का नाम लेकर ये बात कही कि उस इलाके से जो फौज है उसको बाहर निकाला जाएगा स्कूल से, या उन्होंने इन जनरल बोला? नहीं, वो तो खाली अनंतनाग में तो यहाँ कमी नहीं होगी, ये तो पूरे कश्मीर में कमी होगी। जहाँ भी स्कूल में किसी भी जगह जहाँ भी फौज होगी तो उनको तो बाहर निकाल लेगी। तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे कश्मीर के लिए, बिल्कुल अनंतनाग के लिए नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद थे अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन। इनसे हमने ये पूछा कि आज क्या कहा वहां पर रियासती पुलिस के सरबराह कुलदीप हुड्डा ने, और जहां तक यही बात फिर से सामने आ रही है कि उन्होंने ये कहा है आज अनंतनाग में कि स्कूलों से जो है वो फौज को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है और रियासती पुलिस को पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा और रियासती पुलिस हर इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। और अब बात करते हैं आज के दिन की एक और बड़ी खबर की। आज जेके न्यूज एक और चीज से पर्दा उठाने जा रहा है। एक ऐसी चीज से हम आज पर्दा उठाएंगे जो हम सब की निगाहों के सामने तो है, पर शायद हम में से किसी को भी गवारा नहीं होता कि हम इस बात की ओर जरा भी ध्यान दें। सबसे पहले हम आज बात करेंगे अपने सकाफती विरसे के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की जिनकी आर्कियोलॉजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम बात करें हमारे म्यूजियम की, हम बात करें हमारे आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जगहों की, चाहे परियासपुरा हो चाहे और कोई जगह हो, या इसके अलावा कुछ ऐसी चीजों की जहां से जमाने कदीम की चीजें सामने आई हैं और ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग्स की हम बात करें। और इन सबको मेंटेन करता है एक महकमा, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स।
लेकिन ये महकमा, अगर इस महकमे की हम ऑफिस की बिल्डिंग की सबसे पहले बात करें तो इस महकमे की ऑफिस की बिल्डिंग से ही शायद ये बात साफ आया होती है कि महकमे की हालत कितनी खस्ता है। आप इस समय शायद इस बिल्डिंग की तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पे साफ तौर पे देख ही रहे होंगे कि इस बिल्डिंग को एक भूत बंगले से भी अगर ताबीर किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इतनी खस्ता है इस महकमे की ऑफिस की ये बिल्डिंग, जहां पे इनके डायरेक्टर हजरात भी बैठते हैं, उनका दफ्तर भी वहां पर है। तो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस महकमे की दफ्तर की बिल्डिंग का ये हाल हो, भला वो क्या प्रिजर्व कर सकता है और किस हद तक प्रिजर्व करने में कामयाब रह सकता है ऐसी चीजों को जो कि आर्कियोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। और अब बात करते हैं इसके साथ म्यूजियम की। अगर हम बात करें इसके साथ साथ क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज वीक इस समय महकमा मना रहा है, तो इस वर्ल्ड हेरिटेज वीक में शायद महकमा ये बात भूल गया कि पहले हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, उसके बाद में हेरिटेज वीक की सेलिब्रेशन होनी चाहिए। एसपीएस म्यूजियम की हम बात करें, एसपीएस म्यूजियम जो हमारी वादी का एक वाहिद म्यूजियम जो है जहां पर लोग आते हैं और वहां पे जमाने कदीम की चीजें देखते हैं, चाहे टूरिस्ट हो चाहे हमारे स्कूली बच्चे हो वहां पे जाते हैं। लेकिन इन सभी आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट चीजों का, इन सभी जो कदीम जमाने की चीजें वहां पे रखी गई हैं, नुमाइश के लिए रखी गई हैं, इन सब की हालत आज खुद पहले इतनी खस्ता है तो खैर म्यूजियम तो अपनी हालत पे रोता ही है और शायद ये चीजें भी अपनी इस हालत पे रोती होंगी कि आखिर हमें कौन से महकमे के हवाले किया गया है। अगर किसी और जगह पे शायद रखी गई होती वो चीजें, शायद उनकी अच्छी तरह से जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया होता, लेकिन यहाँ पे तो खैर इन्हीं चीजों के ऊपर जो है कम से कम 1 इंच से भी ज्यादा मोटी गर्द गुबार की परत देखने को मिलती है। म्यूजियम की ऐसी हालत कि म्यूजियम के अंदर जाके इंसान खांसना शुरू हो जाता है, क्योंकि म्यूजियम के अंदर इतना गर्द गुबार है और इतने समय से शायद वहां पे सफाई ही नहीं की गई हो। इसके अलावा महकमे में चोरियां भी अक्सर होती रहती हैं, इस बात पर भी कोई सवालिया निशान खड़ा फिलहाल तो नहीं कर सकता है। अब हमारे आज की इस खुलासे की रिपोर्ट के साथ ही हम आखिर में फिलहाल यही इस बारे में बात करेंगे कि मेरे ख्याल में अब बस मर्सी करना ही बाकी रह गया है इस महकमे के लिए कि क्या हालत हो चुकी है महकमे की और क्या हालत महकमा ने बना रखी है हमारी वादी के और रियासत की उन चीजों की जो कि आर्कियोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। फिलहाल हमारे साथ में अब फोन लाइन पर मौजूद हैं महकमे के डेप्यूटी डायरेक्टर MS जाहिद। इनसे हम बात करते हैं और मजीद जानकारी लेने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले के हवाले से। हम इनसे जाहिद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले इस बारे में कि थोड़ी सी जानकारी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपने ये पेंटिंग का एग्जीबिशन करवाया था, कुछ 2 साल की पेंटिंग जिसमें स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर शिरकत की, इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, इसमें मेरा ये जो आजकल दुनिया भर में ये हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है और इस तरह से डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी म्यूजियम में भी इसमें एक तबदो शुरू की। इसमें हमने पिछले साल शुरुआत की थी और ये बहुत कामयाब भी रहा है। तो उसके हमें पता है, सबों को इल्मियत भी है कि म्यूजियम जो है इट कवर्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉट इनफॉर्मल एजुकेशन। इट इज फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट, स्कॉलर, हिस्टोरियन, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, कलर, रेस, एवरीथिंग। जी। तो इसी असना में हमने एक छोटी सी नुमाइश का इनकाद किया था हमारे अपने एसपीएस म्यूजियम में, जहाँ पर हमने पुराने जमाने की कुछ पेंट के जो मोस्टली जो कश्मीरी कलम से ताल्लुक रखती है वो हमने वहाँ पर इस वक्त फनकारों की नुमाइश की है। एक छोटे से हमारे म्यूजियम में वो गैलरी है, उसमें इन फनकारों की नुमाइश की है और इन फनकारों से पता चलता है कि कश्मीर की तहजीब, तमद्दुन, सकाफत और आज एक मुनफरद मुकाम रखता है। जी जाहिद साहब, ये तो हुई बात कि आपने जो हेरिटेज वीक सेलिब्रेट कर रहा है इस समय डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात जनरली करें, हम आपके दफ्तर की ही बात करते हैं। अगर दफ्तर देखा जाए आपका तो वहां पर हालत ये है कि वो खुद भी किसी म्यूजियम से कम नहीं दिखता, एक भूत बंगला दिखता है आपका अपना ही दफ्तर, उसकी हालत इतनी खस्ता है। तो क्या एक आम आदमी क्या अंदाजा लगा सकता है कि बाकी जो आर्कियोलॉजिकल जो बाकी चीजें हैं उनको कैसे महकमा प्रिजर्व करेगा जब महकमा अपने ही दफ्तर को प्रिजर्व नहीं कर पा रहा? ये इसमें दो राय नहीं, जो हमारे महकमे की हालत इस वक्त है वो नागुफ्तदा है। वो नागुफ्तदा इस तरह से कि ये हमारी अपनी बिल्डिंग में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस बिल्डिंग, क्योंकि जो इसका जो निगरानी है, प्रिजर्वेशन है, सब कुछ है। ये हेरिटेज बिल्डिंग में भी आ सकती है क्योंकि इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ मॉन्यूमेंट नाउ, इट हैज स्टेट डिपार्टमेंट को हमने बहुत बड़ा लिखा, बहुत सी चिट्ठियां लिखी, मतलब डायरेक्टर से भी बात की, डिप्टी डायरेक्टर से भी बात की
मैं कम से कम ये थी जो हमारे वहाँ पर जो महकमा आर्काइव के कुछ रिकॉर्ड वहाँ पर है, एक बहुत बड़ा हाल है, आपने देख लिया, वो वहाँ पर है कुछ ना मुस्तबा हालत है, पर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर कसूर मोर इल्जाम ठहरा जाएगा तो महकमा स्टेटस का से इसके मुझे बात की जाए कि वो इसकी निगरानी करके हर एक बिल्डिंग को वो रेनोवेट करते हैं, जब दबाव आता है जाता है तो वहाँ पर वो इसकी रेनोवेशन कर रहे हैं, मगर इसकी तरफ वो खास तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। जब पिछले साल भी हमने एक बहुत हेरिटेज वीक मना लिया, तो इसी ओल्ड सेक्टर कैंपस में हमने अच्छी तरह से मनाया, तो उस वक्त भी मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे स्टेटस उनकी नोट्स में ये लाया कि भाई बिल्डिंग की जो हालत है बहुत नागुफ्तब है, इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है, और इसमें थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। अगर वो आला हुकाम जो स्टेटस महकमे के हैं तो इसकी तरफ अच्छी तरह ध्यान दे ताकि ये हमारे विकार भी बचे और ये एक म्यूजियम दिखाई न दे। जी, तो जाहिद साहब ये तो ही बात आपके दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में। अब अगर बात करते हैं जनरली महकमे की कारकर्दगी के बारे में, तो ओवरऑल अगर देखा गया है और आम लोगों का भी यही तासुर है कि महकमा अभी तक जितने भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हमारे पास में है उनके प्रॉपर तहफ्फुज में नाकाम रहा है। अब मैं इसके मुद्दे में जो महकमा आसार कदीम हमारे वजूद आया है, पहले वो 1958 में एक महकमा था, हमारा स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट मार्ज वजूद में आ गया कमिंग टू एग्री 1981। From 1981 we have made good efforts in development, in progress, in unearthing in asking our ancient past, और not only हमने ancient past की बात है कि medieval पर भी हमने बहुत काम किया, मिडिवल के साथ ही मॉडर्न पर भी जा रहे हैं। तो काम बहुत हुआ। जाहिद साहब माफी चाहूंगा कि आपको टोक रहा हूं, काम तो बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद में आपने अनर्थ भी किया, लेकिन उसके बाद में उन चीजों को कहां रखा गया, वो सब चीजें ऐसे बिखरा के रखी गई कि उनका कोई अकाउंट ही नहीं रखा गया बाद में। अगर हम श्रीनगर शहर के एसपीएस म्यूजियम की ही सबसे पहले बात कर ले तो आए दिन पहले चोरियों की बातें तो आती रहती है सामने, लेकिन उसके बाद अगर इस म्यूजियम की हम हालत की बात करें तो म्यूजियम की हालत देखकर ही शायद इंसान को पहले रोना आ जाए, और हर एक मॉन्यूमेंट के ऊपर मेरे ख्याल में 2-2 इंच का गर्दा पहले चढ़ा हुआ होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इस टाइम खस्ता हालत है उसका जिम्मेदार फिलहाल डिपार्टमेंट ही है? नहीं, आप ये जानकर आपको बहुत खुशी भी होगी कि हाल ही में हमारे वो सरकार ने एक नया एसपीएस म्यूजियम बिल्डिंग के लिए एक जगह का भी कायम किया, और वहां पर काम भी हो रहा है, और इस वक्त दूसरी मंजिल पर सिले भी हो रहे हैं। एक अच्छा मॉडर्न म्यूजियम बिल्डिंग माजी वजूद में आ रही है, और इसका इस्तेमाल भी जल्द ही हम कर रहे हैं, और इसमें दो राय नहीं कि जो हमारा जो इस वक्त का म्यूजियम है 1898 में ये महाराजा का समर पैलेस था, और ये समर पैलेस होने के इसको कन्वर्ट किया गया था म्यूजियम बिल्डिंग में। ये डज नॉट रिक्वायर द मॉडर्न म्यूजियम बिल्डिंग रिक्वायरमेंट। तो इसी आसना में गवर्नमेंट ने इसका अच्छी तरह से टाइम कर दिया कि हमारे पास एक अपनी मॉडर्न म्यूजियम बिल्डिंग होनी चाहिए, वो इस पर इस वक्त तब दल से काम जारी और सारी है, और इंशाल्लाह हम अगले साल इंशाल्लाह हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। एसपीएस म्यूजियम के अगर हम बाहर के लॉन्स की बात करें, एक कश्ती वहां पे रखी गई है, कुछ मॉन्यूमेंट्स वहां पे रखे गए हैं, सीधी बारिश उन पे गिरती है, बर्फ उन पे गिरती है, और वो और ज्यादा मौसम की वजह से खराब होते जाते हैं। इस बात की और आखिर महकमे की तवज्जो कब जाएगी कि वो हेरिटेज वाली चीजें हैं, वो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं, उनके इर्द गिर्द कम से कम शेड बनाया जाता, या जो तोपें वहां पे रखी गई हैं वो भी ऐसे ही बारिश बर्फ सबका सामना उन्हें करना पड़ता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा पूरे आवाम की के बदले कि उसके लिए महकमे ने क्या कभी सोचने की कभी सोचा महकमे ने? इसमें की दो राय नहीं है। तो जो बाहर से कोई चीजें रखी गई जो आर्कियोलॉजिकल कुछ तोपे वगैरह, उसमें एक मनसूबाबंद तरीका एक मैंने अपना प्रपोजल अपने डायरेक्टर को दे दिया है, तो उस पर वो अंडर प्रोसेस है या पाइपलाइन में है, तो काम हो रहा है, वो खराब हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनकार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद साहब हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर म्यूजियम MS जाहिद, जिनसे हमने इस पूरे मामले में मजीद बात की। लेकिन ओवरऑल अगर इस पूरी बातचीत का हम मतन निकालें तो महकमे के अहलकार मान तो रहे ही कि कोताहियां बहुत ज्यादा हैं, महकमा इन सब चीजों को प्रिजर्व करने में फेल हुआ है अभी तक, ये तो मान रहे हैं महकमे के अहलकार, लेकिन शायद इस बात की इंपॉर्टेंस महकमा नहीं जानता कि कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे सकाफती विरसे को, और जो हमारे
आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी वादी में हैं, मौजूद हैं, उनका नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है, उनको प्रिजर्व करने में महकमा अभी तक किस हद तक फेल हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया इससे पहले कि आप सब भी जानते होंगे कि म्यूजियम के बाहर जो एक कश्ती रखी हुई है, इसके अलावा कुछ वहां पे मॉन्यूमेंट्स रखे हैं, कुछ पपेट्स, कुछ पुतले वहां पे रखे हुए हैं, कुछ तोपें रखी हुई हैं, चाहे बर्फ गिरे चाहे बारिश गिरे, वो सब उस सब का सामना जो है उन सबको करना पड़ता है और उन्हें उस टाइम में कोई भी तहफ्फुज नहीं दिया गया है। आज तक ये बात एक अलमिया है हमारे इस महकमे के लिए। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर की अगर हम बात करें तो म्यूजियम के अंदर जाने के बाद भी गर्दे की एक एक इंच गर्दो गुबार की देखने को मिलती है। कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो आर्कियोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, जिन्हें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उन चीजों को हासिल है। तो इसी बात से ये पूरे मामले का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर महकमे की सबसे पहले अपनी बिल्डिंग जहां पे दफ्तर महकमे का है, अगर उसका ये हाल है, वो एक भूत बंगला है, तो उसके अलावा म्यूजियम तो खैर म्यूजियम ही है, उनका दफ्तर भी एक भूत बंगला है। और इसके अलावा अभी तक महकमा इस हवाले से कोई भी खास तौर पे कारकर्दगी करने में कामयाब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी महकमा मना रहा है वर्ल्ड हेरिटेज वीक। और फाइनल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके पास में हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट जो है आपके पास में, हम उसका पर्दाफाश करें प्रोग्राम फाइनल रिपोर्ट में, तो खैर स्क्रीन पर आ रहे इस समय ईमेल आईडी पे आप हमसे राबिता कर सकते हैं और अपनी खास खुफिया खबरों को हमें ईमेल करके भेज सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे हमें आपकी ओर से आपकी राय का और आपके जो ईमेल है उनका बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल अगले शुमारे तक के लिए दे अपने मेजबान दानिश मंजूर को इजाजत। अगला शुमारा लेके होंगे आपके सामने कल फिर हाजिर। जब तक के लिए खुदा हाफिज।